का अद्भुत दृश्य। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है। देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है, और वो है G20 समिट। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। दुनिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। दिल्ली की शान प्रगति मैदान तैयार है। पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के 19 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ साथ तमाम ग्लोबल लीडर राजधानी दिल्ली में दस्तक देंगे। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को सजाने संवारने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि G20 समिट की मेजबानी के जरिए हिंदुस्तान वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत, अपने दमखम का एहसास कराएगा। देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पे नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे,
वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमान कहां ठहरेंगे, किन रास्तों से गुजरेंगे, काफिले में कौन कौन शामिल होगा, विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा, दिल्ली के कौन से इलाके हाई सेंसिटिव जोन है, ये सारा खाका तैयार हो चुका है। इंतजार है तो बस 5 सितंबर का, जब धीरे धीरे विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है ना तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने पहले ही दिल्ली वासियों से क्षमा मांग ली है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली वालों से खास तौर पर अपील की है ताकि किसी भी तरह की चूक से देश की आन बान शान को नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 से भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता संभाल रहा है। ऐसे में G20 समिट का आयोजन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होगा। हालांकि बीते 8 महीनों में G20 से जुड़ी कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनका आयोजन देश के 50 से ज्यादा शहरों में किया जा चुका है। अप्रैल मध्य तक G20 बैनर तले करीब 100 बैठकें हो चुकी थी। अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान करीब 200 बैठकें होनी हैं। यानी बतौर अध्यक्ष इस सम्मेलन के लिए एजेंडे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भारत के पास ही है। इन बैठकों के जरिए भारत की विविधता को दुनिया के सामने दिखाने का भी मौका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के कई फ्लाईओवर की दीवारों, अंडरपास और सड़कों के किनारे हरियाली के साथ सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है ताकि दिल्ली की सुंदरता में 4 चांद लगाया जा सके। खुद दिल्ली के LG अलग अलग इलाकों में जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ध्यान रखा जाए, आप देख सकते हैं विनय सक्सेना के साथ तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो LG हाउस के लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। जहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है उसको भी दुरुस्त करने के लिए फिलहाल विनय सक्सेना यहाँ पर कह रहे हैं। पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के LG खुद एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना होने पाए, और इस चीज़ का खास ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब खुद LG ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। दिल्ली में जहां सड़क, फुटपाथों और फ्लाईओवर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियों वाली पेंटिंग की गई है, तो वहीं कई मेट्रो स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। मेट्रो स्टेशन की दीवारों और पिलर को तो करीने से सजाया गया है, साथ ही पार्किंग एरिया पर भी आकर्षक रंग रोगन करके उसे सजाया गया है। मेट्रो स्टेशन और सड़कों के आसपास G20 सम्मेलन वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। चौक चौराहों और अहम जगहों पर शानदार लाइटिंग की गई है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जिस जगह G20 शिखर सम्मेलन होना है, जहां G20 समिट की मीटिंग होनी है, उस जगह को 1 महीने पहले ही तैयार किया गया था।
26 जुलाई को पीएम मोदी ने प्रगति मैदान के IECC कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसे नाम दिया गया भारत मंडपम। भारत मंडपम को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परिसर की भव्यता ऐसी है कि जब यहां पर G20 की बैठक होगी तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद से परिचित होगी। आपको बता दें कि भारत मंडपम को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन बेहद खास है। भारत की विविधता का खास ख्याल रखा गया है। मंडपम में लगा कालीन कश्मीर और भदोही से है। इसमें इस्तेमाल लकड़ी महाराष्ट्र और उत्तराखंड से है। परिसर में राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। भारत मंडपम परिसर में वेदों के मंत्र लिखे गए हैं। दीवारों पर योग की क्रियाओं के आर्टिफैक्ट्स बने हैं। यानी भारत मंडपम का कोना कोना भारत के हर प्रांत, हर क्षेत्र की झलक दिखाता है। इतना ही नहीं, इसके परिसर में उकेरी गई पेंटिंग्स, चित्रकारी भारत की परंपरा और सनातन की महिमा बताती है। यानी G20 बैठक में शामिल होने के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आएंगे, वो न सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हिंदुस्तान की संस्कृति और विविधता से भी रूबरू होंगे। दरअसल G20 समूह दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के समूह G7 से भी ज्यादा महत्व वाला हो गया है, क्योंकि G20 समूह में विश्व की कुल आबादी का करीब 67% हिस्सा रहता है। वैश्विक GDP में G20 का हिस्सा करीब 85% है। समूह का वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से ज्यादा है। यानी G20 में शामिल देश ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को तय करते हैं। लिहाजा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। इसलिए इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली है और इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ले रखी है। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सिर्फ भारतीय संस्कृति के रंगों और कलाकृतियों से ही नहीं सजाया गया, बल्कि इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। बैठक में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट से लेकर होटल और बैठक वाली जगह तक मेहमानों को पहुंचाने के लिए एक खास रोड मैप तैयार किया गया है। कार के रिहर्सल्स जारी हैं। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस कमांडो की तैनाती है। वही खास तौर पर VVIPs के लिए स्पेशल लेडी कमांडोज भी मुस्तैद की गई है। आखिर कितना अभेद्य है दिल्ली का सुरक्षा चक्र, अब इस रिपोर्ट में देखिए। सौ से ज्यादा स्पेशल कमांडो, 1000 से ज्यादा रक्षक, 300 बुलेट प्रूफ वाहन, CRPF की स्पेशल 50 टीम, लेडी कमांडो ब्रिगेड और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अफसर और सैकड़ों जवान G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि जांच एजेंसियां भी जबरदस्त तैयारी कर रही हैं। यकीन मानिए, दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच सिक्योरिटी इतनी पुख्ता और सॉलिड होगी जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। G20 सम्मेलन में दिल्ली का सुरक्षा चक्र अभेद्य हो जाएगा, जिसे परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां से भी विदेशी मेहमान गुजरेंगे, वहां किसी आम नागरिक का आना जाना पूरी तरह से निषेध होगा। यानी G20 समिट के दौरान नई दिल्ली के कुछ इलाकों में टोटल लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। G20 के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक एडवाइजरी बनाई गई है, जिसके तहत NDMC और नई दिल्ली एरिया के कुछ इलाके पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। मसलन 7 से 8 सितंबर से प्रतिबंध शुरू हो जाएंगे।
बसों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। बॉर्डर पर कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन होगी। टीएसआर और टैक्सी की एंट्री नई दिल्ली में बंद होगी। मेट्रो की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहेगी। मेडिकल सर्विसेज पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। जिन्हें परमिशन है, जिनके पास एंट्री पास है, उसे छोड़ कोई भी नई दिल्ली के हाई सेंसिटिव जोन में दाखिल नहीं हो सकेगा। सिर्फ डेली नीड से जुड़ी चीजों की डिलीवरी के वाहनों को निर्धारित स्थान तक एंट्री मिलेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से G20 के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसमें यूजर्स अपने अपने हिसाब से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये 10 तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है, तब से ये एक्टिवेट होगा और 10 की दोपहर को 2 बजे तक रहेगा। कंट्रोल जोन 2, कंट्रोल जोन 1 जो है और रेगुलेटेड जोन, ये 7 और 8 के बीच की रात मध्यरात्रि तब से एक्टिवेट होगा और ये 10 और 11 के बीच की मध्यरात्रि तक एक्टिवेट रहेगा। कंट्रोल जोन 1 और रेगुलेटेड जोन। तो पब्लिक से यही अपील रहेगी कि सबसे पहला चॉइस वो रखे, वो मेट्रो को रखे। कहीं से भी कहीं जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। 7 सितंबर से विदेशी मेहमानों और डेलीगेशन के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा उससे पहले IGI एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की टीम खास तरह की मॉक ड्रिल कर रही है, ताकि मेहमानों को सुरक्षित तरीके से रिसीव कर तय वेन्यू तक पहुंचाया जा सके। G20 के आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस तमाम तैयारियां कर रही है। इस वक्त हम IGI दिल्ली एयरपोर्ट के सेरेमोनियल लॉन्च में हैं और आप ये गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, जहां पर डेलीगेट को रिसीव करने के बाद किस तरीके से उनके होटल तक लेकर जाया जाएगा या फिर आगे गंतव्य तक ले जाया जाएगा, उसकी तैयारियां यहां पर चल रही है। ये एक मॉक ड्रिल है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आयोजित की गई है IGI एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल लॉन्च में, जहां पर तमाम विदेशी मेहमान पहुंचेंगे और उसको रिसीव करने के बाद दिल्ली पुलिस ये इंश्योर करेगी कि किस तरीके से उनको सुरक्षित अपने होटल्स तक या फिर उसके आगे गंतव्य तक ले जाया जाएगा। और इसी के बाबत दिल्ली पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि 10,000 CCTV कैमरे एयरपोर्ट के दायरे में लगाए गए हैं और उसके अलावा तमाम सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर 1500 से ज्यादा मौजूद रहेंगे सुरक्षा के लिए और तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर G20 डेलीगेशन का स्वागत परंपरागत भारतीय अंदाज में किया जाएगा। इसके लिए लोक गायक और कलाकारों को सेरेमोनियल लाउंज और डेलीगेट्स के एग्जिट रूट पर रखा गया है। इस तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बाकायदा यहाँ पर जो डेलीगेट्स पहुंचेंगे उनका परंपरागत ढंग से जो स्वागत किया जाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की फोल्क म्यूजिक और डांस ग्रुप के भी जो लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए होंगे। यहाँ सेरेमोनियल लॉन्च के अंदर से जब डेलीगेट्स निकल कर आएंगे तो यहाँ पर उन्हें रिसीव किया जाएगा और उनके गाड़ियों के काफिले को लीड करेगी दिल्ली पुलिस। जिस तरीके से अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई उसी तरीके से, और यहाँ से पूरी सुरक्षा के साथ इसी सड़क से उनको लेकर जाया जाएगा उनके होटल्स तक और फिर आगे गंतव्य स्थल तक। इस रूट पर जब डेलीगेट्स गुजर रहे होंगे तब किसी की भी आवाजाही नहीं होगी, सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। CCTV कैमरा, थाउजेंड्स ऑफ CCTV कैमराज हैं, ANPR भी हैं, PTZ भी हैं, इवन मैन पावर भी हमारी एडिक्वेट मैन पावर हमने सारे फुल ड्रेस रिहर्सल फुल डिप्लॉयमेंट के साथ रिहर्सल करके प्लान किया है कि कहाँ कहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उनका रेशनलाइजेशन भी किया है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मैन पावर भी बढ़ाई है। तो 10 रिहर्सल के अंदर मुझे पूर्ण यकीन है कि हम अभी काफ़ी परफेक्शन पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी हमारी जो कमियां थी वो सारी हम पूरी कर चुके हैं। हर पॉसिबल थ्रेट और कंटिजेंसी को डील करने के लिए हम तैयार हैं। यानी डेलीगेट्स की सुरक्षा और उनकी आवाजाही में किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एयरपोर्ट के बाद जिन होटल में विदेशी मेहमान और राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 समिट की सुरक्षा के लिए CRPF के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई हैं, जिनमें करीब 1000 के आसपास जवान शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि ये वो कमांडो हैं जो कभी SPG और NSG जैसी सुरक्षा यूनिटों के साथ काम कर चुके हैं। ये सभी जवान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के VIP रूट्स के कारकेड में चलेंगे। लिहाजा इससे पहले लगातार कारकेड की मॉक ड्रिल भी की जा रही है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की महिला कमांडो के दस्ते को भी तैयार किया गया है। ये महिला कमांडो सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर हैं। इन्हें VVIP की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
बात जैसी नजर चीते जैसी फुर्ती। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो दस्ता तैयार हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको 19 महिला कमांडो नजर आएंगी। इन्हें अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी ट्रेनिंग जो है इनको दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश में इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हथियारों से लैस ये G20 समिट के दौरान सुरक्षा में तैनात रहने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से विदेशी मेहमानों के ठहरने की पूरी जानकारी तो अब तक नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्षों डेलीगेट्स के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के करीब 2 दर्जन से ज्यादा 5 सितारा होटल्स को तय किया गया है। इन तमाम ठहरने के स्थान पर और वीवीआईपी के काफिले पर परिंदा भी पर न मार पाए, इसके कड़े और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा एजेंसियों ने कर लिए हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में नई बीमारी, रोशनी गायब, अंधेरा कायम। भारत का चंद्रयान चांद पर जैसे ही पहुंचा, दुनिया में भारत का डंका बज गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम भारत की तारीफ करने लगी और भारत से सीखने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को नसीहत देने लगी, क्योंकि आज पाकिस्तान इतने बुरे हालात में जा पहुंचा है जहां से एक कदम आगे बढ़ने पर बर्बादी तय है। आज पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी हावी है, महंगाई ने मुसीबत बढ़ा दी है और एक नए संकट ने लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में पहले से ही बिजली दरें काफी महंगी हैं, लेकिन अब लोगों का बिल लाखों में आ रहा है। बिजली के बिल पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में नई बीमारी घिर चुकी है, जिससे रोशनी गायब हुई और अंधेरा कायम हो चुका है। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। पाकिस्तान को बिजली बेची हुई है, अकेला घर है मेरा, पंखा भी ठीक से नहीं चलता है, लाइट नहीं चलती है, तो बिल मेरा 5 लाख निकला है। पाकिस्तान बना 75 साल हो गए, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ जैसा अब जुल्म हो रहा है। अगर ये इसी तरह चलते रहेंगे तो ये और बढ़ेगा और हम केसी वालों को यहाँ नहीं आने देंगे। हम लोग मारेंगे, अब हमारे बर्दाश्त से बाहर। दुनिया की पे 25,000 है, उसमें हम बिल भरे, अगर उसमें से हम 12,000 बिल भर देते, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे? पाकिस्तान में बिजली नहीं, लेकिन जनता को बिल का करंट जोरदार लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक एक घर में कई हजार का बिल आ रहा है। अब देखिए, ये जनाब कमाते 22,000, लेकिन इनका बिल 5 लाख रुपए का है। आप ये देख सकते हैं 5 लाख बिल आया। भाई कितने एसी हैं, क्या चलाते हैं, इतना बिल कैसे? मैंने पाकिस्तान को बिजली बेची हुई है, अकेला घर है मेरा, पंखा भी ठीक से नहीं चलता है, लाइट नहीं चलती है, तो बिल मेरा 5 लाख निकला है। 5 लाख कैसे आ गया? बस लॉटरी निकल आई है मेरी। जो 20,000 कमाने वाला वो 5 लाख कहाँ से देगा? क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है, कितनी आमदन है? मेरी मैं 22 है, 22,000 रुपया, तो उसमें मैंने बच्चे भी पालने हैं। पाकिस्तान में बिजली का झटका हर तबके को लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा पिस गरीब रहा। जिसके पास घर का किराया देने के पैसे नहीं, वो हजारों का बिजली का बिल कैसे देगा? मैं 2 महीने हो गए मकान का किराया नहीं भर सका। मैं मकान अपना पक्का बेच के मैंने मकान का किराया दिया। बिजली का बिल जाके देख ले, 3 महीने हो गए मैंने नहीं दिया। 3 महीने का आ गया 20,000 रुपए, मेरे पास कुछ नहीं। ये सारा दिन आके इधर देखे मैं पानी फीस भी लेना पिलाता हूँ। सुबह 7:30 बजे का आया हूँ, सुबह 7:30 बजे का, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सारे मेरे गवाह है, जिससे मर्जी पूछ ले। अब इस गरीब परिवार का 26,000 का बिल आ गया। सोचिए, ये बिल कैसे चुकाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। और एक बल्ब और ऐप चल रहा है तो 26,000 बिल आ गया
ए मैं किथों उतारना है? मेरी 14,000 रुपया तनख्वाह है, 8 मेरे बच्चे ने। पाकिस्तान में बिजली बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये हालात तब हैं जब कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी नहीं हो रही। अब सोचिए वहां क्या स्थिति होगी। बेतहाशा बिजली के बिल के दाम बढ़ने को लेकर पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। बैंड बाजी के साथ विरोध किया जा रहा है। ये कोटली की तस्वीर है जहां लोग अपने बिजली के बिल लेकर आए और नारेबाजी करने लगे। उसके बाद बिल में आग लगा दी। कई शहरों में धरना। बिजली बिल को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है कि सड़कों पर आकर प्रशासनिक इमारतों के सामने धरना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम बिल नहीं जमा करवाएंगे। बिल हमारे बहुत ज्यादा है, मजदूर दिहाड़ीदार बंदे, बहुत मुश्किल है बिल जमा करवाना। हम गरीबों पे तो रोटी नहीं खाने के लिए तो ये टैक्स कहाँ से दें, और बिल घरों में कुछ है नहीं और बिल इतने ज्यादा भेज रहे हैं, ना कोई एसी है ना कोई फ्रिज है। मियाँ की पे 25,000 है, उसमें हम बिल भरे, अगर उसमें से हम 12,000 बिल भर देते, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। एक पंखा चलता है, फ्रिज हमारा खराब है, कपड़े हम हाथ से धोते हैं, सिर्फ टीवी है वो भी रात को बच्चे आके देखते हैं। एक कमरे का 13,000 रुपए। आटा उसने महंगा कर दिया, घी उसने महंगा कर दिया, बिजली इस तरह की वो कर दिया कि लोग पखे जलने पे मजबूर हो गए हैं। लोग काफी गुस्से में हैं। हालांकि अंतरिम सरकार बिजली बिलों को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कर चुकी है, लेकिन उससे मामले का कोई हल नहीं निकला। इससे लोग और भड़क गए। अब कहा जा रहा है कि कल एक और मीटिंग हो सकती है जिसमें बढ़े हुए बिलों पर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन तब तक कई शहरों में हुक्मरानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के 6 शहरों से आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरांवाला, कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा, रहीम यार खान में लोगों को लाखों का बिल भेज दिया। उसके बाद बिजली का कनेक्शन भी काट दिया, जिससे लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि संसद तक में यह मामला उठाया गया है। पाकिस्तान में बिजली मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल इस परेशानी का हल निकालने का नुस्खा दे रहे हैं, जबकि वो अपनी सरकार में कुछ नहीं कर पाए। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास एक बिल है। इस्लामाबाद की एक खातून है असमत बीबी, ये उसने यूनिट खर्च किए हैं 260। उस यूनिट की जो कीमत है वो वापडा के मुताबिक 2,701 रुपए है। उसके पीछे जो बिल आया है वो 7,725 रुपए है, यानी 5,024 रुपए टैक्सेस हैं और 2,707 रुपए बिल हैं। इसका मतलब है 7,725 रुपए उसने अदा करने हैं। मिस्टर चेयरमैन, 200 यूनिट पर 5,000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मस्जिदों से बिल नहीं देने के लिए ऐलान किया जा रहा है। वकला और सहाफी बरादरी की जानिब से मुत्तफिका ऐलान किया जाता है कि अहलियाने दमकल में से कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। किसी भी किस्म की महकमाना कार्रवाई का सामना करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। दरअसल पिछले 1 साल में पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली की दर 7 रुपए से 43 रुपए तक जा पहुंची है। ऐसा IMF के दबाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि IMF ने बेल आउट पैकेज की दूसरी किश्त इसी शर्त पर दी थी, जिसे चुकाने के लिए पाकिस्तान बिजली, गैस और पेट्रोल दर लगातार बढ़ाए। यही वजह है कि शहबाज सरकार ने भी लगातार दाम बढ़ाए और अब अनवर उल हक की अंतरिम सरकार में भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता, कारोबारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसाक डार ने असेंबली में जाते जाते बोला कि आपको कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई है और महंगाई जो है अब नीचे आ रही है। उनसे ज़रा पूछें कि ये महंगाई, मतलब अगर आप इसको महंगाई ख़त्म करना बोलते हैं तो खुदा के वास्ते पुराने दिन ही ले आएँ, हम वो वाली महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। फिर तीसरा, पूरा शरीफ खानदान अल्हम्दुलिल्लाह 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 करता फिर रहा था और IMF के प्रोग्राम पे ऐसे नाच रहे थे कि जैसे पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या तोहफा दे दिया। ज़रा कोई इनसे भी पूछे
कि आप जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे ले आए हैं, ये कौन सा ट्रैक ले आए जिससे सारा का सारा कुछ बंद कर दिया है? और आप कहते थे कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। मुल्क तो दिवालिये से पता नहीं बचा, लेकिन आवाम को पूरी तो आपने दिवालिया कर दिया। पाकिस्तान में हालात बेहद गंभीर हैं। अब आवाम का साथ देने के लिए जमात इस्लामी ने साथ देने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी के चीफ सिराजुल हक ने भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ की है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरानों को कहा है कि शर्म करो, हिंदुस्तान से सीखो। शर्म करो हुक्मरानों, इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है ताकि इसका खून न छोड़ा जाए। IMF के कहने पर चुरी IMF की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। गुज़श्ता हुकूमतों ने जो गलत फैसले किए हैं, जो गलत मुआहिदे किए हैं, जो IMF के जंजीरों को कौम के हाथों में उन्होंने डाले हैं, आज उनका असर है। हम हुकूमत के इन फैसलों को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच वहां के लोग हिंदुस्तान की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। चंद्रयान मिशन के बाद तो पाकिस्तानी आवाम भारत की खूब तारीफ कर रही है। इतना ही नहीं, वहां के हुक्मरान भी चंद्रयान मिशन पर बधाई देते नजर आए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो चंद्रयान मिशन पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में ऐसे अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है? क्या कहा आपने उनको? उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली? चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. भारत के चंद्रयान को झूठा करार देने वाला ये पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात है। इसका नाम जैद हामिद है। ये इसी तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। इस बार इसने पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को दिए इंटरव्यू में चंद्रयान को एनिमेशन बता दिया। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब ये कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं। लाल टोपी की बेशर्मी देखिए कि उसे सबूत चाहिए। ये हाल तब है जब पूरी दुनिया ने चंद्रयान की लैंडिंग चांद पर लाइव देखी है, तब इसे सबूत चाहिए। ये कहता है कि नासा ने कुछ नहीं कहा, तो लगता है इसने नासा का बधाई वाला ट्वीट नहीं देखा। इसके अलावा इसने चंद्रयान की लैंडिंग को एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए क्रिएटेड बता दिया, जबकि चंद्रयान को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए लगे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर सफलता मिली। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में ऐसे लोगों का ही राज है जो लगातार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कराते रहते हैं। अब देखिए कैसे पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों से कह रही है कि भारत से सीखो, जबकि लाल टोपी जैसे नुमाइंदगी करने वाले फर्जी लोगों को सबूत चाहिए। जो पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। चांद के साउथ पोल में जाने के बाद इंडिया का क्या मकाम और क्या रुतबा होने वाला है? भाई IT के लिहाज से ऑलरेडी उसने नाम अपना पैदा किया हुआ है, इसी तरह अब एस्ट्रोनॉमी में भी वो अपना नाम पैदा करने जा रहे हैं। बस मेहनत कर रहे हैं तो निकल रहे हैं। पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई 7वें आसमान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने का संकट है। इसके पीछे पाकिस्तान का कर्ज है जो वो चुका नहीं पा रहा। इसका बोझ जनता पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अंधेरे में घिर गया है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है।
वहाँ पे गैस है नहीं, गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। दरअसल पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। इसकी वजह भारत का विकास वाला विजन है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी जेबें भरने और आतंक को पालने पोसने का काम किया। इसी वजह से आज पाकिस्तान तबाह होने के कगार पर है। आज पाकिस्तान में अंधेरा कायम हो चुका है, जबकि भारत चांद पर तरक्की की रोशनी फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर पर मचे संग्राम को दिखाते हैं। सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। गुलाम हैदर पर पलटवार करते हुए सीमा और सचिन ने कह दिया है कि हम हर मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन ना तो सीमा वापस जाएगी और ना ही बच्चे। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद। मैंने सुप्रीम कोर्ट का वकील भी किया है, हम इस केस को देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अगर भारत सरकार से इजाजत लेंगे, लीगली तरीके से आएंगे। सीमा हैदर ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो उसके पूर्व पति गुलाम हैदर का खून खौल उठा। हालांकि उसने यह भी कहा कि सीमा से ऐसा करवाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष पर गुलाम हैदर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें कई खुलासे किए। आपको सुनवाते हैं सीमा के पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर गुलाम हैदर की क्या प्रतिक्रिया थी। बच्चों का मैं बाप हूँ, बच्चों के लिए मैं हर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा और बच्चों को वापस लाऊंगा। सीमा जो भारत में नारे लगा रहे हैं, नारे लगाने में इतराज नहीं है, सिर्फ ये जो है ना, इसको कहलवाया जा रहा है कि आपको भारत में जगह मिलेगी, ऐसा बोलो, सिर्फ इसको पढ़ाया जा रहा है। सीमा भारत कुछ भी कर सकता है रहने के लिए भारत में। गुलाम हैदर ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन जब हमने सीमा हैदर को गुलाम से हुई बातचीत के बारे में बताया तो सुनिए सीमा हैदर का क्या जवाब था। मैं दिखावा नहीं है सर, ये मेरी मोहब्बत है और मुझ पे कोई प्रेशर नहीं कर रहा। हिंदुस्तान कोई नहीं मुझसे कहलवा रहा, मैं अपने मन से कहती हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारी जिंदगी कहती रहूंगी, किसी के कहने से नहीं कर रही। और पूजा पाठ मैं भक्त हूँ, कृष्ण जी अभी मेरे गले में पहने, मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं सब देवताओं को मानती हूँ। तो इसमें कोई किसी की नहीं है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। हिंदू धर्म में बहुत सुकून है, सुबह की पूजा में बहुत शांति है। तो मैं अपने मन से कह रही हूँ, इसमें किसी ने मुझे नहीं कहा सर, ना इन्होंने कभी कहा तो मुसलमान हिंदू बन नहीं। मैंने ईदों में मीट फीट खाना छोड़ दिया, खुद से छोड़ा, इन्होंने मुझे नहीं कहा। अब अंडा भी नहीं खाती खुद से, प्याज और लहसुन भी नहीं खाती मैं खुद से, ये हम कहते हैं। सीमा हैदर कई दफा कह चुकी हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी, उनके बच्चे भी साथ रहेंगे, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि वो भारत आएंगे और बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करेंगे। ये एक चीज पूछनी थी कि जैसे अब सीमा जो है पूरी तरह से यहाँ पे सेटल हो गई हैं, हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अभी हाल ही में नारा भी दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, इस तरीके की चीजें लगातार हो रही हैं। अब क्या आप कोई अभी चीज करने वाले हैं या अब आप शांत बैठ गए और आगे अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो नहीं आएंगी? नहीं, सीमा तो हम कैसे बैठ सकते हैं, 4 बच्चे मेरे, सीमा इन अलग तरीके से लेकर भारत में जो घुस गया, बैठ गया, तो लाजम है मैं बच्चों के लिए, इसको तो सजा तो मिले ही मिलेगी, मगर बच्चे तो जरूर वापस आएंगे। गुलाम हैदर के बयान पर सीमा ने करारा जवाब दिया है कि वो गुलाम की शक्ल भी नहीं देखेगी और अब वो सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा मीणा है। मैं आपसे और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर ना बुलाएं, खाली सीमा बुला ले, सीमा मीना बुला ले, प्लीज। रिक्वेस्ट है, इनसे दिल दुखता है मुझे, ठीक है सर।
बाकी रही बात हैदर की, तो वो आए ना आए उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम के बयान पर सचिन ने तारा से स्टाइल में कहा, सीमा मेरी पत्नी है, बच्चों को तन मन धन से गोद लिया है, वो गुलाम से हर मुकाबले को तैयार है। जी बिल्कुल मुकाबला करेंगे, कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। ये मेरी पत्नी और बच्चों को मैंने गोद लिया है, मन से तन मन धन से गोद लिया है, बच्चे मेरे हैं। और जब इसकी वो कहाँ गई थी, जब ये बच्चों को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया था, इसको और इसके बच्चों को मान के चला गया था। और बच्चों से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बच्चों को मैंने गोद लिया है। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।